देव के मन में ये सब सवाल थे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अरमान सिंघानिया से अपने सवालों का जवाब पूछ सके। वहीं अरमान एकदम खामोश बैठा हुआ था। हालांकि जब भी अरमान गाड़ी में बैठा होता था तो अपने लैपटॉप या फोन वगैरह में कुछ ना कुछ करता ही रहता था, जैसे अपने काम का शेड्यूल चेक करना, किसी के साथ मीटिंग की टाइमिंग फिक्स करना। लेकिन आज ना तो उसने अपने लैपटॉप को छुआ और ना ही अपने फोन को। देव मायूस होकर लैपटॉप की तरफ देख रहा था, जैसे उसे लैपटॉप की शिकायत सुनाई दे रही थी कि आज उनका मालिक कहाँ गया है, उसका कहीं कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है। अरमान को शांत देखकर देव ने मन ही मन कहा, शायद ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी सिंघानिया मैंशन पहुंच गई थी, लेकिन ये वक्त अरमान के ऑफिस जाने का था। पर आज अरमान ने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी और वो सीधा घर पर आ गया। उसने जैसे ही घर के अंदर अपना कदम रखा, उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई। उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। कहीं ना कहीं वो आस्था को देखना चाहता था, लेकिन आस्था उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। अरमान सोचने लगा, वो लड़की तो इस टाइम हॉल में दादाजी के पास रहती है या फिर गार्डन में घूमती रहती है, तो आज कहाँ गई? आज ना तो आस्था दादाजी के पास थी और ना ही गार्डन में थी। अरमान भले ही ऑफिस में काम करता था, लेकिन घर के सीसीटीवी कैमरा के थ्रू वो सब पर अपनी नजर रखता था। इसीलिए ही उसने अपने हॉल में कैमरा लगाया था, जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन आज आस्था को घर पर ना पाकर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि प्रोजेक्ट के चक्कर में उसने अभी तक घर की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक नहीं की थी। हॉल में दादाजी अकेले बैठे हुए थे। फिर वो खुद ही बड़बड़ाते हुए बोला, शायद उस आफत की तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है वो सो रही हो। तभी अरमान अपने कमरे में जाते हुए बोला, दादाजी मैं अपने कमरे से एक फाइल लेकर आता हूँ। लेकिन दादाजी अरमान की आंखों की बेचैनी को अच्छी तरह से महसूस कर रहे थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, हम जानते हैं बेटा तुम्हें कौन सी फाइल लेनी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारा अकड़ू और खड़ूस पोता एक बार भी अपने मुंह से ये नहीं पूछेगा कि उसे आस्था के बारे में जानना है। इधर जैसे ही अरमान अपने कमरे में गया, वहां उसे आस्था कहीं भी दिखाई नहीं दी। अब तो अरमान की बेचैनी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने एक बार वॉशरूम में नॉक किया और आवाज लगाते हुए बोला, ओए आफत, क्या तुम अंदर हो? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। पूरे कमरे में एक बार अच्छी तरह से नजरें घुमाने के बाद अरमान आकर हॉल में बैठ गया। फिर उसने तेज आवाज में कहा, राजेश, मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी लेकर आओ। आज सुबह से अरमान ने ब्लैक कॉफी नहीं पी थी, इसीलिए उसे कॉफी पीने का मन कर रहा था। अरमान को लगा अगर राजेश को वो ब्लैक कॉफी लाने के लिए कहेगा तो दादाजी आस्था को ब्लैक कॉफी लाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि दादाजी ने ऑलरेडी बोला था कि उसके लिए खाना नाश्ता आज से सिर्फ आस्था ही बनाएगी, चाहे वो पसंद करे या ना करे। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए उसने राजेश को तेज आवाज में ब्लैक कॉफी लाने के लिए कहा था। बदले में दादाजी, जो कि उस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग कर रहे थे, अपने चश्मे लगाए हुए वो न्यूज़पेपर में हल्की सी तिरछी नजर करके अरमान की ओर ही देख रहे थे। उसके बाद वो एक बार फिर न्यूज़पेपर की हेडिंग में खो गए। वहीं अरमान अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठा था, लेकिन अब उसे अपने पैरों में बेचैनी हो रही थी। फिर वो अपना कॉलर ठीक करने लगा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन आस्था उसे कहीं दिखाई नहीं दी। अरमान की नजरों में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। वहीं देव भी हैरानी से एक तरफ सिर झुकाकर खड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं वो भी अरमान के अंदर आए बदलाव को देख रहा था। वो मन ही मन बोला, शायद बॉस कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। अरमान की पर्सनालिटी, उसका घमंड ही ऐसा था जो उसे ये इजाजत नहीं दे रहा था कि वो किसी से ये पूछ सके कि आस्था कहाँ गई है। तभी अरमान सीधा दादाजी की तरफ मुड़ गया और बोला, क्या बात है दादाजी,
आज घर में इतनी शांति क्यों है? बाकी सब लोग कहाँ गए हैं? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।